बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज का यहाँ पर चौथा अध्याय हम लोग पिछले वीडियो में शुरू किए थे। तो उसके कुछ अंश को हम लोगों ने पढ़ा था और आज उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे निकाल लेंगे अध्याय 4 युगों का दौर। और इसमें हम लोगों ने पेज नंबर 49 पर यहाँ तक पढ़ लिया था कि जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्यभूमि थी जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया और वहीं उनका निर्वाण हुआ। पर बौद्ध धर्म मूल रूप में अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका यह रूप और विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने, यानी कि बार बार अपने धर्म को के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो उसका पुनर्जागरण करे। और धीरे धीरे जो है राष्ट्रवादी चेतना उत्पन्न हुई और साम्राज्यवाद की शक्ल जो है वो लेने लगी। और गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत जो है सुसंस्कृत और ओज से भरा हुआ था। चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। अब इसके बाद का हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे कि उत्तर भारत में, पेज नंबर 50 पर दिया हुआ है कि उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी। आधी शताब्दी कहने का मतलब है 50 वर्ष। शताब्दी 100 वर्ष को कहते हैं और आधी शताब्दी कहने का मतलब है 50 वर्ष। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं पर रह गए और वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जज्ब होते गए, यानी कि उसमें मिलकर वो यहीं के होकर रह गए। इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करना मतलब कुचलना। दमन का अर्थ होता है कुचलना। उनका दमन करके, यानी कि उनको कमज़ोर बनाकर, उनका दमन करके जो है बहुत से करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। कट्टर बौद्ध कहने से मतलब है कि वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म को मानते थे। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन सांग या युआन च्वान भारत आया था 629 ईस्वी में। हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। तो अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने वाला इस्लाम, यानी कि अब इस्लाम धर्म भी जो है वो अपना प्रचार प्रसार करना चाहता था। दक्षिण भारत। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत शीर्षक के अंतर्गत जो अध्याय 4 है, इसके अंतर्गत दक्षिण भारत यहाँ पर शीर्षक दिया हुआ है। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमटकर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले और दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी।
और इनके जहाज़ दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहाँ यूनानियों की बस्तियाँ थीं और रोमन सिक्के भी वहाँ पाए गए। तो इस तरह से जो है ये दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी, ये जो कला होती है और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था और उनकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी। इनके जहाज़ दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे, तो इनका व्यापार बहुत दूर दूर तक होता था और वहाँ यूनानियों की बस्तियाँ थीं और रोमन सिक्के भी वहाँ पाए गए हैं। तो इस तरह से वहाँ पर उनकी बस्ती भी हुआ करती थी। उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। इसका परोक्ष प्रभाव यह ज़रूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए, क्योंकि वहाँ पर जो है इसका प्रभाव नहीं पड़ता था, इसलिए बहुत से लोग जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाकर बस गए। इन लोगों में राजगीर कहते हैं जो भवन निर्माण करने वाले कारीगर होते हैं। राजगीर भवन निर्माण यानी कि घर भवन जो बनाते हैं, भवन निर्माण करने वाले कारीगर। ये भवन निर्माण का कार्य करते थे। कोई भी बिल्डिंग, घर बनाना हो या किसी भी तरह का निर्माण कार्य करना हो तो ये लोग करते थे, राजगीर। और शिल्पी कहते हैं डिज़ाइन एवं चित्रकारी करने वाले। शिल्पी डिज़ाइन एवं चित्रकारी करने वाले शिल्पी कहलाते थे। और कारीगर भी शामिल थे, यानी कि और भी कई तरह के कारीगर जो है उसमें शामिल थे। तो इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। यानी कि ये आक्रमणकारी जो अपने साथ लाते थे उसका प्रभाव जो है यहाँ पर अधिक हुआ। तो आक्रमणकारी कहते हैं हमला करने वाले लोग। आक्रमणकारी हमला करने वाले इनको आक्रमणकारी कहा जाता है। तो इस तरह से दक्षिण और उत्तर भारत में ये दृश्य दिखाई देता था और दक्षिण भारत में इनका प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता था। शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके, इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे अभी कि शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। बार बार हमलों और एक के बाद दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्यौरा कहते हैं विवरण को। ब्यौरा यहाँ पे विवरण यानी लेखा जोखा, जिसमें सब लिख कर जो है हिसाब किताब रहता था। किसी भी चीज़ का जो लिखित प्रमाण होता था, लेखा जोखा, तो उसे प्रस्तुत किया गया। और उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे हैं। यानी कि उस समय देश में शांति थी। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी राज्य ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 सौ वर्षों तक कायम रहे। इनमें लगभग सभी राजवंश देशी थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी जो उत्तरी सीमा पर
जो उत्तरी सीमा पार से आए थे, कुषाण जो उत्तरी सीमा पार करके आए थे, जल्दी अपने आप को इस देश और इसकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार जो है वो अनुरूप अपने आप को ढाल लिया। तो जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था, तो आम जनता की जीवनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। हस्तक्षेप कहते हैं दखलंदाजी। हस्तक्षेप, दखलंदाजी। यानी कि उनका आम लोगों का जीवन जो है उन पर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता था। तो इस तरह से ऐसे राजनीतिक आंदोलन जो होते थे उस पर आम जनता की जीवनचर्या में, उनके दैनिक कार्यों में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। उसमें बहुत कम जो है वो परिवर्तन किया जाता था। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक हैं। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेज़ी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। अलबत्ता यह सही है कि जब भारत में अंग्रेज़ी शासन कायम हुआ उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। यानी कि उस समय देश जो है बहुत विकास की दर उसकी बहुत कम थी। तो यहाँ पे भ्रामक का अर्थ होता है भ्रम पैदा करने वाला। भ्रामक, भ्रम पैदा करने वाला। और अवनति कहते हैं गिरावट को। अवनति कहते हैं गिरावट को। यानी कि उस समय विकास जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, बल्कि और भी ज़्यादा जो है उस समय स्थिति खराब थी। तो यहाँ पे ये बहुत ही उस समय की परिस्थितियों का यहाँ पे जिक्र है कि ये धारणा भ्रामक है, यानी कि संदेह उत्पन्न करने वाली है कि अंग्रेज़ी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। अलबत्ता यानी कि इसके अलावा यह सही है कि जब भारत में अंग्रेज़ी शासन कायम हुआ उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। पराकाष्ठा कहते हैं उच्चतम बिंदु पर, मतलब गिरावट की उच्चतम बिंदु पर। पराकाष्ठा, गिरावट की उच्चतम बिंदु। पराकाष्ठा कहते हैं उच्चतम बिंदु पर। उच्चतम बिंदु पर। और यहाँ पर जो है वो भारत की जो विकास दर थी वो बिल्कुल ही कम थी। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वह राज यहाँ कायम हो सका और इसी कारण वो अंग्रेज़ी शासन जो है यहाँ पर कायम हो सका। प्रगति बनाम सुरक्षा, यहाँ पर प्रगति बनाम सुरक्षा, यानी कि भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ था। उदय कहते हैं प्रकट होने को, जहाँ से वो आई। प्रकट होना, उदय, निकलना, प्रकट होना। जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं कि सूर्य उदय होता है, निकलता है।
तो यहाँ पर जो है उदय का अर्थ है प्रकट होना, उदय प्रकट होना। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। उस समय यहाँ पर जो है संयुक्त परिवार हुआ करते थे और सभी परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर रहते थे, और यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती है, और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। जहाँ संयुक्त परिवार होते हैं वहाँ व्यक्तिवाद की भूमिका बहुत कम रह जाती है। यह दिलचस्प बात है कि जहाँ भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है, वहाँ भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था और उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। तो यहाँ पे व्यक्तिवाद कहते हैं व्यक्ति को अधिक महत्व देना। व्यक्तिवाद का अर्थ होता है व्यक्ति को अधिक महत्व देना, व्यक्ति को अधिक महत्व देना, व्यक्ति को अधिक महत्व देना। तो उस समय के सामाजिक व्यवस्था का दोनों में क्या अंतर था, यहाँ पर ये बताया गया है कि जब यहाँ पर इसका उदय जब पश्चिम में हुआ तो वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने, यानी कि समाज में उस समय जो नियम थे, जो सामाजिक नियम बनाए गए थे, उसने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती है और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। और यह दिलचस्प बात है, यानी कि ये जो है दिलचस्प बात है कि जहाँ भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है, वहाँ भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था। सामुदायिक यानी समुदाय के नियमों के अधीन था। सामुदायिक समुदाय कहते हैं समूह को। तो सामुदायिक का अर्थ है समुदाय के नियमों के अधीन, समुदाय के नियमों के अधीन। तो सामुदायिक जो है वो व्यक्तिवादी नहीं था, इसका सामाजिक ढांचा सामुदायिक था, यानी कि समूह में संयुक्त रूप से सब रहते थे और उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था, और जो समाज के रीति रिवाज और नियम बनाए गए थे उसका भी बहुत कड़ाई से पालन करना होता था। इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। इतनी कड़ाई होने के बाद कि समाज में बनाए गए नियमों का और उसमें जो सामाजिक नीति नियम थे उन सब का बड़ी कड़ाई से पालन करना होता था। और इतनी सारी पाबंदी मतलब रोक, बंधन, इतनी सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला न जा सके। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहें। तो ये अपने नियम, अपने जो है रीति रिवाज, अपने विश्वास को बनाए रखकर बड़े समुदाय के अंग भी बने रहेंगे। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता की। आत्मसात करना मतलब ग्रहण करना, आत्मसात।
आत्मसात मतलब ग्रहण करना। तो इस तरह से यहाँ पर उन विदेशी तत्वों को भी, यानी कि जो अंग्रेज़ और बाकी जो दूसरे देशों से आए, उन सब को भी आत्मसात, यानी कि यहाँ की संस्कृति में सब घुल मिल गए। समन्वय केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया। समन्वय मतलब तालमेल बैठाना, जो बाहर से आए थे उनके साथ भारतीयों का जो तालमेल था, तो समन्वय कहते हैं तालमेल को। समन्वय, तालमेल, तो उनके साथ जो समन्वय था, जो तालमेल था, वो जो है बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। तो यानी कि जीवन के बाहरी और भीतरी तरीकों में और प्रकृति के बीच भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई। और इस तरह से इतने सारे देशों से, जगह जगह जो है सीमाओं से आने वाले लोग यहाँ की संस्कृति को अपनाए और यहाँ के साथ तालमेल स्थापित किया, और बहुत सारे अलग अलग जो उनके विचार थे, जो उनकी संस्कृति थी, जो उनके अंदर कला थी, उन सब के द्वारा जो है यहाँ पर वे एक भारत का निर्माण हुआ और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मुहर लगाई, यानी कि भारत में विविधता के बावजूद भी एकता दिखाई देती है। राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी, यानी कि ग्राम व्यवस्था, ये गांव की व्यवस्था जिसे वे स्वयं उसका नियम बनाते थे। राजा आते जाते रहे, पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। हर एक गांव का जो है एक मुखिया होता था और उसी का शासन वहाँ पर चलता था। बाहर से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही का मतलब होता है ऊपरी, सतही यानी ऊपरी। तो यहाँ पर सतही से तात्पर्य है ऊपरी से। तो ऊपरी जो है हलचल पैदा कर पाते थे, यानी कि बाहर से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते थे। कहने का मतलब ये है कि वो जो है थोड़ा बहुत इसमें अपना प्रभाव डालने की कोशिश करते थे और इसमें जो है परिवर्तन लाना चाहते थे, लेकिन वो थोड़ा बहुत होता था, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ की संस्कृति वैसे ही, देश वैसे ही मजबूत था। राज सत्ता चाहे देखने में कितनी निरंकुश लगती हो, रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेषाधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। तो यहाँ पर राज सत्ता चाहे देखने में कितनी भी निरंकुश हो, यानी कि उसमें कोई भी बंधन न हो, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो राज सत्ता कुछ भी करने के लिए, तो उनको अगर कोई अंकुश नहीं है, उन पर कोई रोक नहीं है, और वो राज सत्ता यानी कि जो राजा शासन कर रहे हैं वो जो है अगर पूरी तरह से निरंकुश हैं, उन पर कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी रोक नहीं है, फिर भी वो रीति रिवाजों और कानूनी बंधनों से नियंत्रित रहते थे। जहाँ पे निरंकुश का मतलब होता है जिस पर नियंत्रण ना हो। निरंकुश जिस पर, निरंकुश का अर्थ है जिस पर अंकुश ना हो, जिन पर नियंत्रण ना हो। जिन पर नियंत्रण ना हो। तो इस तरह से निरंकुश रीति रिवाजों, जो राजसत्ता चाहे जितनी भी निरंकुश हो और रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों से
कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई भी शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेष अधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था, यानी कि वो इसमें अपना जो है इच्छा पूरी नहीं कर सकता था कि हम जो चाहते हैं वही करें। तो वैधानिक कहते हैं कानूनी, वैधानिक का अर्थ होता है कानूनी। वैधानिक कानूनी, तो इस तरह से यहाँ पर वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकता था। इन प्रचलित अधिकारों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी। तो इन प्रचलित अधिकारों के तहत जो है, यानी कि इसके अंतर्गत समुदाय और व्यक्तित्व, समुदाय यानी कि जो संयुक्त रूप से रहते थे, और व्यक्तित्व यानी कि जो व्यक्ति विशेष जो अलग रहा करते थे, तो इन दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी। ऐसा लगता है कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया, यानी कि हर एक वो शख्स जो बाहर से भारत में आया और जिसे भारत ने जज्ब कर लिया यानी कि अपने में मिला लिया, उसे जो है यहाँ पर अनुमति मिल गई और वो यहीं का होकर रह गया। तो ऐसे जिसे भारत ने जज्ब कर लिया, भारत को कुछ दिया और उससे बहुत कुछ लिया, तो उसकी संस्कृति, उसकी कला और ये सारी चीज़ें जो है, उसकी अच्छाइयाँ जो है वो भारत को मिली और उससे उन लोगों ने भी बहुत कुछ लिया। जहाँ वह अलग थलग रहा वहाँ वह अंततः नष्ट हो गया और कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को नुकसान पहुँचाया। तो इस तरह से जब वो अपनों को ज़्यादा महत्व देने लगा तो उसने कभी कभी खुद को और कभी कभी भारत को भी नुकसान पहुँचाया। तो अब यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का प्राचीन रंगमंच। यहाँ पर भारत का प्राचीन रंगमंच, रंगमंच कहते हैं जहाँ पर कि कला का प्रदर्शन किया जाता है। भारतीय रंगमंच अपने मूल में संबद्ध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। इसका मूल उद्गम ऋग्वेद की उन ऋचाओं और संवादों में खोजा जा सकता है जिनमें एक हद तक नाटकीयता है। तो उद्गम कहते हैं उत्पत्ति को, उद्गम जहाँ से वो चीज़ निकलती है, उद्गम यानी उत्पत्ति। उद्गम, उत्पत्ति ऋग्वेद की ऋचाओं और संवादों में खोजा जा सकता है। तो कृष्ण लीला से संबंधित गीत, संगीत और नृत्य में इसने आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया था और कृष्ण लीला से जुड़ी हुई जो गीत गाए जाते थे और संगीत और नृत्य में इसने आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया है। रंगमंच की कला पर रचित नाट्य शास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी की रचना कहा जाता है। ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती थी जब नाट्य कला पूरी तरह विकसित हो चुकी हो और नाटकों की सार्वजनिक प्रस्तुति आम बात हो। आम का अर्थ होता है साधारण, यहाँ पर आम का अर्थ है साधारण। तो ये आम बात हो, साधारण बात हो। तो इस तरह से यहाँ पर इन नाटकों की प्रस्तुति जो है वो साधारण बात थी और अब यह माना जाने लगा है कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो चुके थे। जो नाटक हमें मिले हैं उनमें पहले के ऐसे रचनाकारों और नाटकों का अक्सर हवाला दिया गया है जो अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे नाटककारों में एक भास था, भास नाम है लेखक का। इस शताब्दी के आरंभ में उसके 13 नाटकों का एक संग्रह खोज में मिला और
खोज में मिला है, अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक अश्वघोष के हैं। वह ईसवी सन के आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुआ था। ये ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपियों के अंश मात्र हैं और आश्चर्य की बात यह कि ये गोबी रेगिस्तान की सरहदों पर तुर्फान में मिले हैं। अश्वघोष धर्मपरायण बौद्ध हुआ। उसने बुद्ध चरित नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी। यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत समय पहले भारत, चीन और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय हुआ। यहाँ पर पांडुलिपि पद आया है और पांडुलिपि कहते हैं हाथ से लिखी पुस्तक को। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में यहाँ तक पढ़ा कि किस प्रकार दूसरे देशों से लोगों ने यहाँ पर प्रवेश किया और यहाँ की संस्कृति को अपनाया और अपनी भी बहुत कुछ कलाओं का यहाँ के लोगों को जो है लाभ मिला। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।